हेलो और तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। तो आज क्लास में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पे, है ना। क्लास 10 में एनसीईआरटी यूपी बोर्ड, ध्यान समझना, ठीक है। अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज की, तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं चाहता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन ही ऐसा पढ़ा दूं कि एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल है और एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है उसको आप बिना झिझक के एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाए, है ना। मतलब कि आपका एक भी क्वेश्चन ना फंसे, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिंपल तरीके से, इसको देखना, ठीक है। और जो तरीका मैं आज बताने वाला हूँ, है ना, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा और ऐसा कोई नहीं बताएगा। ये क्या एक बेस्ट सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, रूट वाले कि, है ना, प्रूफ करो यानी सिद्ध करो कि करड़ी में क्या होता है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, ये जो संख्याएं हैं वो क्या होती है, अपरिमेय। और इन सवालों में बच्चे क्या करते हैं, अक्सर फंसते हैं ना, कई लोगों के वीडियोस देखते हैं, कई सारा देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कंफ्यूज ही रहते हैं। तुम्हारा सारा का सारा जो कंफ्यूजन है आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, बस इसको देख लेना, ठीक है ना। सिंपल तरीके से बताऊंगा और ना है जो कहना वो, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, तो जो एक्सरसाइज 1.2 है ना, प्रश्नावली 1.2, इसमें क्या होगा कि आपको एक करड़ी वाली संख्या दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कि वो अपरिमेय है ना। जैसे √2 ये क्या है, पहले से अपरिमेय है, फिर भी आपसे कहा जाएगा कि प्रूफ करो कि अपरिमेय है ना। तो इसको मैंने क्या कैटेगराइज करके पार्ट दिया है ना। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, है ना, कि कैसे हम पढ़ते हैं, है ना। पढ़ने का तरीका ध्यान समझना, है ना। पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, हम पढ़ते कैसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर हम सही तरीके से पढ़ेंगे तो सारी सारी बातें हमें समझ में आ जाएंगी। उससे पहले एक बात समझो, ठीक है। देखो, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी करड़ी वाली संख्या है तो वो क्या होता है, अपरिमेय, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया करड़ी में 3, ये हमारे पास क्या बचता है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये जो संख्या है, इसको अगर हम एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ देते, फॉर एग्जांपल 2 क्या है, एक परिमेय है, और करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय है। तो ये जो पूरी की पूरी संख्या है, यानी ये जो पूरा का पूरा जो शकल है, ये भी क्या बन जाएगा, अपरिमेय। अगर मान लेते हम घटा भी दे, है ना, एक परिमेय संख्या में से अगर एक अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर किसी भी हम परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। या किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो वो भी संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। मतलब किसी अपरिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या का प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, है ना। अपरिमेय क्या कहता है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, है ना। तो अपरिमेय परिमेय वाले को अगर उसके आपने साथ रखा तो वो भी अपने जैसा बना लेगा, यानी उसको भी क्या बना लेगा, अपरिमेय बना लेगा, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में हमें यही प्रूफ करना है, यानी यही दर्शाना है। देखो, आपसे 3 वर्ड कहा जाएगा। पहला, सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, है ना, या दिखाइए। तीनों का मतलब होता है प्रूफ करना, यानी सिद्ध करना, है ना, कि सिद्ध कीजिए ये जो करड़ी वाली संख्या है वो अपरिमेय है। तो देखो, हमने क्या करा, हमने 1.2 में जितने एग्जाम्पल थे या 1.2 एक्सरसाइज में जितनी सवालें थी, मैंने उनको बहुत ध्यान से देखा। तो उन सवालों में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, है ना, कि उन सवालों को मैंने 4 कैटेगरी में बांट दिया। मतलब कि हमारे सामने 4 तरह की शक्लें हैं, है ना। वो 4 तरह की शक्लें क्या है कि कुछ सवालें आपके सामने ऐसी आएंगी, ठीक है, बात को समझना बहुत ध्यान से। देखो, कुछ सवाल ऐसे आएंगी, है ना, जैसे टाइप 1, है ना, हमने इसको टाइप में बांट दिया ना, कैटेगरी यानी कि टाइप में। कुछ सवाल ऐसी होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जब करड़ी में केवल एक अंक हो, मतलब कि आपके सामने करड़ी रहेगा यहाँ पे, है ना, और करड़ी के अंदर सिर्फ क्या है, एक अंक है, हाँ या ना बोलो, ठीक है। जैसे कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7। तो सिद्ध करना है कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, फिर भी हमें सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। तो इसको सिद्ध कैसे करते हैं मैं आपको एक बताऊंगा, आप सारा का सारा कर ले जाएंगे, ठीक है, और आप कभी क्या कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि आपके सामने करड़ी तो आएगा, है ना, साथ में इसके बाहर भी एक होगा, है ना, साथ में इसके बाहर भी क्या होगा, एक अंक होगा, साथ में इसके बाहर भी क्या होगा, एक अंक होगा, हाँ या ना। यानी कि करड़ी तो है, साथ में इसके बाहर भी एक अंक है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका दूसरा होगा ना, इसको करने का तरीका दूसरा, ठीक है। इसको और इसको, यानी कि इन तीनों को करने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, है ना, सेम होगा। और इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। इसको बताऊंगा, है ना, और फिर इसको एक बताऊंगा, आप सारा कर लेंगे, बस ध्यान से बातों को देखना है। तो पहला क्या होगा कि करड़ी के अंदर सिर्फ एक अंक आएगा, है ना, जैसे करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया। दूसरे में क्या होगा कि करड़ी में एक अंक आ रहा है, एक अंक बाहर आ गया, ठीक है। तीसरा क्या होगा कि करड़ी में अंक है और बाहर भी एक अंक है, लेकिन वो जो अंक है प्लस या माइनस चिन्ह के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप खुद सोचो, पहले क्या हुआ कि भाई एक करड़ी था, उसके अंदर एक अंक था। अगला क्या हुआ कि भाई करड़ी है, उसके अंदर अंक है, एक बाहरवा अंक है। तीसरा सिचुएशन क्या हुआ कि करड़ी के अंदर अंक है, जो बाहर अंक है वो प्लस या माइनस के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे।
और चौथी शक्ल हमारे पास क्या आएगा कि कोई है ना करड़ी वाला जो शक्ल है ना, ये बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक सिंपल सी बात है, इसको वैसे ही बता दूंगा, है ना, समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो ये हमारे सामने 4 तरह की शक्लें हैं, है ना। मैं इनमें से एक सवाल बताऊंगा, आप सारी की सारी कर लेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके क्या करते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 पे, है ना, जब करड़ी के अंदर यानी रूट में केवल एक अंक हो, ठीक है। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ठीक है ना। ऐसे करके कुछ भी हो जाए, करड़ी में 10, करड़ी में 11, है ना, हमारे सामने चाहे जैसी सवाल है हम सारे कर लेंगे, जैसा अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है ना, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करते हैं, है ना, सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें करड़ी में 2 का, अगर हमें है ना करना है प्रूफ कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान समझें। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले माना करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। इसको मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल ये क्वेश्चन जरूर आता है ना, कम से कम 4 नंबर का या 2 नंबर का, है ना। कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, तो ध्यान से इसको देखना है। देखो, तो हमने क्या कहा कि हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो हमने इसका उल्टा मान लिया, है ना, कि माना करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छी बताओ, अगर हमारे पास करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, हाँ या ना बोलो। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, जिनको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो अगर करड़ी में 2 को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है, तो इसको हमने कैसे लिख लिया बच्चा, p/q के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं एक बात लिखने वाला हूँ, है ना, इसी बात से प्रूफ होगा, और ये बात आपको ध्यान से याद कर लेना है और समझना है, ठीक है। जहाँ पर, है ना, जहाँ p और q, जहाँ p, है ना, और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। अब आप कहोगे ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होता है, ये बात मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। जहां p और q क्या है बच्चा, सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या है कि सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि जो p और q है ना, जो p और q है ना, क्या समझ लो, जो p और q है वो एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, यही तो होता है सहअभाज्य संख्या, है ना। ऐसी दो संख्याएं जो केवल और केवल किससे कटे, एक से कटे, उन्हें कहते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है, ठीक है। जहां p और q क्या है बच्चा, सहअभाज्य संख्याएं हैं, है ना। अर्थात है ना, p और q का ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। p और q का, है ना, एक के अलावा, है ना, ठीक है। p और q का एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, है ना, गुणनखंड नहीं है ना। और हमें साथ में क्या लिख लेना है, और जो q है वो 0 नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा q है वो 0 नहीं है, ये बात आपको ध्यान देना, ठीक है। मैंने क्या लिखा समझो ध्यान से, है ना। जहाँ पे p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब भी हम कोई भिन्न, जैसे मान लेते हैं आपने कोई एक भिन्न की सवाल सॉल्व करी, ठीक है, कोई भी एक सवाल ले, मान लीजिए 3/4 है और ऐसे 5/6, ठीक है, ऐसे लेता हूँ, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करा, मान लेते हैं कि आपका आंसर आ गया 16/20, है ना, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपका आंसर आ गया 16/20, ठीक है। और अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ना सही नहीं समझेंगे, क्यों, क्योंकि आप इसको और काट सकते हैं ना, यानी कि आंसर हमेशा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि सरलतम रूप में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम कोई भिन्न लिखते हैं तो उसको एकदम सरलतम रूप में लिखते हैं। अगर आप इस सरलतम रूप को ध्यान से देखेंगे तो जो 4 और 5 है ना, ये एक सहअभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ किससे कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक है, किससे कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक है। और ये जो एक इसको काट रहा है ना, उसी को गुणनखंड कहते हैं, मतलब कि कोई संख्या जिस से कटती है वही उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, है ना, कि 2 और 4, 2 और 4 जो है वो 1 से कटेगा, साथ में किससे कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, है ना। तो 2 और 4 के 2 गुणनखंड है, एक तो 1 है, एक तो 2 है ना। ध्यान देना, दोनों को काटने की बात चल रही है ना। जैसे कोई आपसे कहते कि 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखो 6 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 6 किससे कटेगा, 3 से, तो 1 2 3 6 ये इसके गुणनखंड है, कोई संख्या जिस से कट जाती है। तो हमने क्या कहा
कि जहाँ पे पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जैसे ही हमने सहअभाज्य संख्या कहा, इसका मतलब ये है कि वो एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, क्योंकि सहअभाज्य संख्या क्या होता है, मैंने क्या कहा अभी भी, है ना, कि जो संख्या सहअभाज्य संख्या है ये एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो यही बात मैंने लिखी है ना, अर्थात पी और क्यू का एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब एक कैसे कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। और यहाँ पे जो हमारा क्यू है वो जीरो नहीं है। ये बात पे इतना फोकस मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसी बात से हम प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो ध्यान से समझना, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, है ना, कि हमने ये बात क्यों कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इसके बाद समझो कि आपका काम हो गया, है ना। फिर आप क्या कर दोगे, है ना, इसका है ना दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, √2 है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे p बाई क्या है, q है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब भी करड़ी का स्क्वायर होता है, करड़ी हट जाती है, यहाँ से कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बटा कितना कर लेंगे, 1, इसका यहाँ गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2q स्क्वायर बराबर, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो p स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अगर हम q स्क्वायर का मान निकालें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बटे 2, ठीक है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी है कि एक बार क्या होगा, है ना, कि p स्क्वायर के बटे में कुछ आएगा और एक बार क्या होगा, q स्क्वायर के बटे में कुछ आएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है ना, कि p स्क्वायर के बटे में कुछ आएगा, इसलिए हमने क्या करा, इसका यहाँ गुणा करा इसका, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, ये बात कह सके कि जो q स्क्वायर है वो p स्क्वायर बटे 2 है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा शक्ल जरूर आएगा, ठीक है। इस फोटो पे ध्यान देना, ठीक है। ये फोटो आपके क्वेश्चन में आना चाहिए। तो एक बार p स्क्वायर के बटे 2 आ गया है, एक बार कैसे आएगा, एक बार q स्क्वायर के बटे 2 आएगा, ठीक है। ये हमें लेके आना पड़ेगा, है ना। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। इसको कह लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ध्यान देखना, इस बात को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, चूंकि है ना ये सब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर बटे 2, इसका मतलब क्या है कि जो p स्क्वायर है ना, 2 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब 2 से कट रहा है, ठीक है। p स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य है ना, ये चूंकि, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए p भी 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। इसलिए p भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, है ना। सिंपल समझो, ठीक है। अगर मान लेते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर 2 का स्क्वायर 2 से कट रहा है, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 4 होता है, और 4 2 से कट जा रहा है, 2 दूनी 4, तो सिर्फ 2 भी तो 2 से कट जाएगा, है ना, 2 1 कम 2। अगर p स्क्वायर 2 से कट रहा है तो p भी 2 से कटेगा। उसी बात को लिखा है कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है ना, इसलिए p भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अर्थात अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर p को 2 काट दे रहा है ना, अगर p को 2 काट दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 p का एक गुणनखंड है। जैसे मैंने अभी सिखाया था ना, जैसे 6 को कौन कौन काट रहा है, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है, 6, 1 2 3 6, ये इसके गुणनखंड है, क्योंकि ये सब इसको काट रहे हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 जो है p का एक गुणनखंड, अर्थात 2 p का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बहुत सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, आपको बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा। ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो इसको ध्यान समझना, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता ना। ये मैं बेस्ट सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सोचने, बहुत समझने की बात, ठीक है, ध्यान समझना। और ये आपके एग्जाम में है ना 4 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली, है ना। अब देखो क्या करेंगे दोबारा से, है ना, इस लाइन से उठाएंगे, इस लाइन से उठाएंगे, ठीक है ना। इस लाइन को ध्यान देना, इस लाइन से, है ना, ठीक है। इस लाइन से कह रहा कि p भी 2 से विभाज्य। अगर ये बताओ, अगर जो p है वो 2 से कटेगा, ठीक है। अगर p जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अगर 4 2 से कटेगा तो कुछ आंसर आएगा, कितना आएगा बच्चा, 2 आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 4 की जगह कुछ कोई मतलब अक्षर है ना। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि जब 4 था, तो जब 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई अक्षर है ना, और अगर p को हम 2 से काट रहे हैं तो कुछ तो आएगा, क्योंकि p की जगह कोई भी अंक हो सकता है, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि वो अंक क्या आएगा, m, है ना। अगर हम p को 2 से भाग के, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कौन सा अंक होगा, तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि m आएगा। क्या आएगा बच्चा, m आएगा। इसको हमने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। तो p को अगर हम 2 से काटेंगे तो मान लेते हैं कि आंसर m आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि p की जगह 4 है कि 6 है। अगर 4 होता तो 4 को अगर 2 से काटते 2 आता, तो
तो 2 की जगह ही समझो हमने m लिख दिया है, क्योंकि p को अगर 2 से काटेंगे तो मान लो कि m आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसके बटे 1 कर लो, इसका यहाँ गुणा करोगे कितना जाएगा, p 1 कम p और ये था यहाँ पे 2m, ठीक है। तो फिर क्या करो, p का मान आपको समीकरण 1 में रख लेना है ना, ठीक है। तो आप लिखोगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब आपको p का मान जब आप समीकरण 1 में रखोगे, है ना, ध्यान से समझिए, ठीक है। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। चलिए, तो समीकरण 1 क्या है जी, क्यू स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या है, p स्क्वायर बटे 2। तो जहाँ पे p है वहाँ पे हम कितना रख लेंगे, 2m, इसका क्या है, स्क्वायर है ना, इसकी जगह हम रख लिया, बटे में कितना है, 2 है, सिंपल सी बात है। तो क्यू स्क्वायर बटे क्या होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से m स्क्वायर का मान निकालें तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, है ना, कि एक बार क्या होगा, ध्यान से समझना, एक बार p स्क्वायर के बटे आएगा और एक बार क्यू स्क्वायर के बटे 2 आएगा, है ना। तो जो बात आपने इसमें लिखी थी ना, ऐसे p स्क्वायर 2 से विभाजित, सेम बात इसमें भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया, है ना, कि m स्क्वायर बराबर की ये हो जाएगा, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। तो जो बात आपने इसमें लिखी थी यही सेम बात आपको इसमें क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट मार देना है, ठीक है। कैसे, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है ना, विभाज्य है, ठीक है, इसलिए, है ना, इसलिए क्यू भी, है ना, मतलब क्यू स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो खाली क्यू भी 2 से कटेगा, है ना, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, है ना, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, है ना। वही बात, अर्थात, है ना, देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है तो खाली क्यू भी 2 से कटेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है, अर्थात 2 क्यू का एक गुणनखंड है ना, एक गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो क्यू को काट रहा है, काटने वाले को गुणनखंड कहते हैं। जैसे मैंने आपको 6 बताया था कि 1 2 3 6 को काट रहा है, इसलिए इसके गुणनखंड है। तो क्यू को 2 काटा तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 क्यू का एक गुणनखंड है। ये बात हमने लिख दी, यानी कि जो बात हमने यहाँ पे लिखी थी सेम बात हमने यहाँ पे लिख दी, है ना। इसमें आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। इतनी छोटी सी बात समझ में आई, बस समझो कि आपका काम हो गया, है ना। इतना लिखने के बाद समझो कि आपका काम हो गया, है ना। अब ध्यान समझना, यहाँ पे हम एक बात लिखेंगे, है ना, चूंकि, ध्यान समझना, चूंकि, है ना, P और Q, चूंकि P और Q का, है ना, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि, है ना, चूंकि हम देख पा रहे हैं, चूंकि हम देख पा रहे हैं, है ना, ताकि आपको बढ़िया ढंग से समझ में आए। चूंकि हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं बच्चा, कि P और Q का, है ना, P और Q का एक के अलावा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि P और Q का एक के अलावा, ठीक है, 2 भी, है ना, 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 भी क्या है, 2 भी एक उभयनिष्ठ, 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। अभी देखो, हमने पहले क्या कहा था, हमने यहाँ पे क्या कहा था कि जहाँ P और Q सहभाज्य संख्याएं, अर्थात P और Q का एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सॉरी गुणनखंड नहीं है ना, यहाँ पे गुणनखंड नहीं है। हमने आपसे क्या कहा था कि देखो, जो P और Q है वो क्या है, सहभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि P और Q का एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कि P और Q एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, हमने क्या लिखा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 2P का एक गुणनखंड है और Q 2 जो है वो Q का एक गुणनखंड है। मतलब कि P और Q एक के अलावा 2 से भी कट जा रहे हैं, सही बात है। यानी हम देख पा रहे हैं कि P और Q का एक के अलावा 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने यहाँ पे क्या कहा था कि जहाँ P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात P और Q का एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि P और Q का 2 भी एक के अलावा 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, अर्थात, है ना, अर्थात P और Q
अर्थात P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, अर्थात P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, हाँ या ना? क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं तो तभी होंगी ना जब वो सिर्फ एक से कटे, यहाँ पे दो भी कट जा रही है ना? तो अर्थात P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। और हमने क्या माना था? हमने माना था कि जहां P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अतः हमारे द्वारा क्या है, मानी गई बात क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है ना? हमने माना था कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं निकली, ठीक है, क्योंकि वो एक के अलावा दो से भी कट जा रही है। तो हमारे द्वारा मानी गई बात क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए करड़ी में दो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो अतः हमारे द्वारा मानी गई बात क्या होती है, विरोधाभास प्रकट होती है ना? इसलिए करड़ी में दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको बात समझ में आई? मैंने पहले ही कहा था कि इसी बात से हम इसको प्रूफ करेंगे। हमने कहा कि करड़ी में दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। P बाई Q में लिखने का मतलब होता है, जिंदगी में अगर आप कभी भी कोई भी भिन्न लिखते हो तो भिन्न को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना? अगर ये P और Q है, ये 4/5 है, तो ये एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, हाँ या ना? तो हमने कहा कि भाई P और Q एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, P और Q दो से भी कट जा रहा है ना? और अगर दो से कट जा रहा है तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। हमने क्या माना था कि सहअभाज्य संख्या है, इसलिए हमारी बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई ना। इसलिए हमारी जो बात है वो विरोधाभास प्रकट होती है कि हमने माना था कुछ, निकला कुछ। हमने कहा था कि भाई सहअभाज्य संख्याएं हैं पर ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो अतः हमारे द्वारा मानी गई बात क्या होती है, विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए करड़ी में दो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से ये प्रूफ होता है ना। मैंने इतना टाइम लेके इसलिए बताया ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए, ठीक है। तो इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना। जो बेकार की चीज़ें हैं इसको मैं मिटा देता हूँ, जो आपको समझाने के लिए बताया था, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। बस इसी तरह से आप करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 को बिल्कुल सिंपल तरीके से कर पाएंगे, है ना। ध्यान समझो कैसे कर पाएंगे। अगर मान लो करड़ी में 2 की जगह मान लेते हैं करड़ी में 3 होता तो क्या हो जाता है ना। तो हम लिखते हैं कि माना करड़ी में 3 क्या है ना। इसको पहले पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। पॉज कर लिया, अब चलो बताते हैं। देखो अगर मान लो 2 की जगह 3 होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे कितना हो जाता, करड़ी में 3 को हम पी बाई क्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करड़ी में 2 की जगह क्या हो जाता 3, और इसका स्क्वायर करते यहाँ पे कितना आ जाता 3 आ जाता। इसका यहाँ गुणा करते इसका यहाँ, अगर इसका यहाँ गुणा करते तो कितना हो जाता है, ये हो जाता 3q स्क्वायर, है ना, बराबर पी स्क्वायर। इसके बटे में कितना हो जाता 3 हो जाता। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 2 से नहीं 3 से विभाज्य है, तो पी भी किससे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, है ना। तो जो पी है, जो 3 है वो पी का एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि p 3 से कट रहा है, तो p 3 से कट रहा है तो मान लेते हैं कुछ आंसर m आ रहा है, m के बटे 1 कर दिया तो p बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 3m हो जाएगा। ये p का मान क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो जहाँ पे 2 था वहाँ पे कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ, है ना, कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 m स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3m स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 3m स्क्वायर है तो 3 इसके बटे में चला आएगा, तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कि m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर। वही बात लिखेंगे दोबारा से, है ना, कि q स्क्वायर जो है ना, वो 3 से कट रहा है, तो q भी किससे कटेगा, 3 से कटेगा, अर्थात जो 3 है वो q का क्या है, एक गुणनखंड है। मतलब जहाँ जहाँ 2 था वहाँ वहाँ 3 हो जाएगा। जहाँ अगर आपको 5 रहेगा तो जहाँ जहाँ 2 था वहाँ वहाँ 5 कर लो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि P और Q का एक के अलावा यहाँ पे 2 है, 3 हो जाएगा। 3 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब कि P और Q का एक के अलावा 3 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। अगर P और Q का एक के अलावा 3 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर सहअभाज्य संख्या नहीं है तो हमने तो सहअभाज्य संख्या माना था ना, तो हमारे द्वारा मानी गई बात क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, है ना, करड़ी में 3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये सिंपल सी बात। तो जहाँ जहाँ पे 2 था वहाँ वहाँ पे 3, वैसे ही आप बाकी भी कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बाकी सुनो, यही टाइप थोड़ा सा इतना लेंदी था, इतना बड़ा था। आगे के जो सवाल हैं वो बिल्कुल समझो कि एकदम सिंपल सा है ना, इतने ही में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट करो, उस पर बात करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन पे, ठीक है। जितना समय लगा टाइप 1 के क्वेश्चन को समझाने में या सॉल्व करने में, उससे आधे से भी कम समय लगेगा टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। कि ये तीनों बिल्कुल सेम ही होते हैं ना, एक ही जैसे होते हैं। एक बताऊंगा आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से देखना, ठीक है। ये क्या होते हैं, बिल्कुल सेम, ठीक है। देखो मैंने टाइप 2 में क्या बताया था कि करड़ी के अंदर एक अंक होगा और एक अंक क्या होगा, उसके जस्ट बाहर होगा, है ना। और फिर टाइप 3 में क्या बताया था कि करड़ी में एक अंक होगा और एक अंक बाहर होगा और साथ में वो प्लस या माइनस के साथ क्या होगा, जुड़ा होगा, है ना। टाइप 4 में क्या बताया था कि वो बटे के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो एक बताऊंगा आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से ध्यान देखना, ठीक है। तो वही बात है ना कि आपसे सवाल में क्या कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। दर्शाइए या सिद्ध करिए या दिखाइए कि 3 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 5 माइनस 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और 1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो देखना बहुत सिंपल तरीके से, है ना। देखो तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, है ना। सॉल्व करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखो वही है ना, इसमें भी वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगेगा। पहले हम इसको परिमेय मान लेंगे, ठीक है। तो करते हैं ये वाला, ठीक है। माना, ठीक है, माना 3 करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लिया बच्चा, परिमेय संख्या। माना 3 करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सही बात है ना, परिमेय संख्या है। अगर 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है ना, ध्यान समझना। अगर 3 करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो बात उसमें लिखी थी इसमें नहीं लिखना है। आपको बस क्या लिखना है, जहां p और q, जहां p और q क्या है बच्चा, जहां p और q पूर्णांक है ना। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है और ये जो q है वो 0 नहीं है, ठीक है। जो बात सिर्फ इसमें लिखा था ना, जिसमें √2 था, सिर्फ √3 था, है ना, √5 था, है ना। जो बात उसमें लिखते थे ना कि जहाँ p और q सब संख्याएं हैं, वो बात इसमें नहीं लिखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो सिर्फ तब लिखना है जब एक करड़ी हो और करड़ी के अंदर एक अंक हो, ठीक है ना। उसको करने का तरीका अलग है, बाकी है ना इन सभी को करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पहले सिंपल सी बात आपने मान लिया कि भाई माना जो है 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसको आपने क्या करा, p/q के रूप में लिख लिया, सिंपल सी बात है बस। अब आपको एक छोटा सा काम करना है ना। काम क्या करना है, रूट वाला एक तरफ, बाकी दुनियादारी एक तरफ। रिपीट विथ मी, मेरे साथ दोहराओ, ठीक है। रूट वाला एक तरफ, बाकी दुनियादारी एक तरफ। रूट वाला एक तरफ, बाकी दुनियादारी एक तरफ। मतलब कि रूट वाला यानी जो करड़ी वाला है उसको एक तरफ रहने देना है, बाकी अंकों को ले जाना है दूसरी तरफ। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे ये करड़ी में 2 है ना, तो इसको यहीं पे रहने देना, ठीक है। और इस 3 को इधर ले जाना। देखो 3 का इसमें क्या है, गुणा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। और भाग में पहले से कौन है, q है ना, तो ये इसके साथ हो जाएगा। ये भाग में पहले से q है, ये 3 इसके साथ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बस काम खत्म, कुछ नहीं करना है। बस आपको एक छोटी सी बात लिखना है। क्या लिखना है, चूंकि है ना करड़ी में 2, चूंकि करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय, है ना। चूंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको लगेगा अरे इतना आसान था। चूंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और ये आपको बट्टे वाला शक्ल दिख रहा है ना, p/3q, है ना। और p/3q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक छोटी सी टैग लाइन लिखना है, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो बात क्या लिखना है, आपको लिखना है कि है ना, कभी भी, क्या लिखना है, कभी भी इसी के नीचे, कभी भी एक अपरिमेय संख्या, कभी भी एक अपरिमेय संख्या, है ना। ये थोड़ी सी याद करने वाली बातें हैं, तो अब इसको याद कर लेना, ठीक है ना। कभी भी एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, है ना। कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अर्थात है ना, अर्थात ये जो आपने √2 को ये इसके बराबर दिखाया है ना, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे,
अतः हमारे द्वारा मानी गई बात क्या होती है? विरोधाभास प्रकट होती है ना, विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक है, इसलिए, है ना, इसलिए हमने क्या बात मानी थी? हमने माना था कि भैया ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है ना, पर कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। तो हमारी बात क्या है? विरोध प्रकट कर रही है ना। हमने कहा था कि ये परिमेय है, पर कभी एक परिमेय अपरिमेय के बराबर थोड़ी हो सकता है। तो हमारी बात क्या है ना, तो हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए 3 करड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया ना, हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप क्या लिख लेंगे? इति सिद्धम। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने ये कहा कि रूट वाला एक तरफ, बाकी दुनियादारी एक तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने ये सवाल होती है तो बिल्कुल सेम है। मान लेते हैं अगर ये सवाल होता है ना, तो क्या करते? कुछ नहीं करते। जैसे ये है तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना 3 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये मान लेंगे ना, सेम बात वही लिखेंगे, माना इसकी जगह ये हो जाएगा कि 3 प्लस करड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर 3 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चा? P बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, है ना। जहां क्या है, यही बात लिखेंगे, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। मैंने कहा कि रूट वाले को यहाँ पे रखना है, बाकी को एक तरफ लेके जाना है ना। तो अगर रूट वाला यहाँ पे बचेगा, इस बात को यहाँ से देख लो, अगर रूट वाला यहाँ पे बचेगा तो ये 3 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। ये हो जाएगा P बाई क्यू माइनस कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, थोड़ी इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये जैसे करड़ी में 2 है बराबर, इसके बटा 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा? 3Q और बटे कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया? तो फिर से वही बात लिखेंगे क्या, कि चूंकि, है ना, करड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और ये P माइनस 3Q है ना, ये पूरी बात लिखेंगे यहाँ पे, है ना, कि P माइनस 3Q बटा Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, है ना। और फिर हम क्या कर देंगे? ऐसे लिख के काट देंगे, है ना, कि भाई जो करड़ी में 2 है वो इक्वल नहीं है किसके? P माइनस 3Q बटा Q के। ठीक है, इस अतः हमारे द्वारा मानी गई क्या है? बात विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए क्या हो जाएगा कि जो 3 प्लस करड़ी में 2 है वो क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, बस लॉजिक क्या रखना है कि रूट वाला एक तरफ, है ना, और बाकी के अंक एक तरफ, हाँ या ना। ये परिमेय है और ये अपरिमेय, कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात क्या है? विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए 3 प्लस करड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है, ये एक बड़ी छोटी सी बात है ना, आपको ध्यान देना है। मतलब कि बाकी ये जो हिंदी है ना, आपको सेम ही लिखना है, बस ये बात आपको यहाँ पे लिख देना है। बात समझ में आई? अगर मान लेते हैं कि वो सवाल ये होता, ये सवाल, तो क्या लिखते हैं? वही सेम बात है ना, कि माना 5 माइनस 2 करड़ी में 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर आप इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, किसको? 5 माइनस 2 करड़ी में 3 को अगर आप क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे, तो इसको आप P बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, है ना। मैंने क्या कहा था? करड़ी को एक तरफ रखना है, बाकी दुनियादारी एक तरफ। ये 5 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर P बाई क्यू, 5 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि सिर्फ यहाँ पे करड़ी में 3 होना चाहिए। अगर इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान समझना। अगर इस माइनस को उधर, पहले माइनस को ले जाएंगे, अगर माइनस को उधर लेके जाएंगे तो जो प्लस में है वो माइनस, जैसे कि जो P बाई क्यू है ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में था, और ये माइनस में था, ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कैसे हो जाएगा? 2 करड़ी में 3 बराबर, इसके बटा 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का P प्लस 5Q और बटे कितना हो जाएगा? Q। इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ और इसका यहाँ। ठीक है, अब मैंने कहा कि सिर्फ करड़ी में 3 होना चाहिए, तो करड़ी में 3 बराबर, ये 2 इधर गुणा में, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में, है ना। इसको पहले लिख लेता हूँ कि 5Q माइनस P, ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा? 2Q। ठीक है, बस हो गया बराबर, है ना। तो आपको क्या लिखना है कि चूंकि करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है और 5Q माइनस P बटे 2Q यह एक परिमेय संख्या है ना, यह अपरिमेय संख्या, यह परिमेय, और कभी भी
अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। फिर ऐसे लिख के काट देना है और कहना है कि अतः हमारे द्वारा मानी गई बात क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए, है ना, 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है, मतलब ये सारी की सारी बातें सब में लिखी जाएंगी। बस आपको थोड़ी सी ये जो सॉल्व जो मैंने करके दिखाया है ये कैसे करना है आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, कि रूट वाला एक तरफ रखना है, बाकी को एक तरफ लेके जाना है। बस ध्यान देना है आपको, क्या करना है कि कुछ भी करके ये जो p/q है ना, जो भी आप मान रहे हो, है ना, मान लेते √5 है, तो यहाँ पे p/q को छोड़कर अगर कुछ भी आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे p/3q आ गया, तो आपको कहना है कि भाई √5 जो है वो परिमेय अपरिमेय है और ये परिमेय है ना, या कुछ भी करके यहाँ पे आ जाए, बस p/q ना रहे, बस p/q ना रहे, इसके अलावा कुछ भी रहे, तो आपको कहना है कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, और कभी भी अपरिमेय जो है वो परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, है ना। जैसे इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान समझना। अगर बटी में आ जाए तो क्या करोगे, तो आप वही लिखोगे, माना 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आप इसको मान लोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, है ना, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, p/q के रूप में। सही बात है, लिख लिया जी, है ना, ठीक है। अच्छा लिख लिया, इसका यहाँ गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा q, और इसका यहाँ गुणा करेंगे करड़ी में 2p। मैंने कहा करड़ी वाला एक तरफ, बाकी को एक तरफ, तो ये हो जाएगा q, p इसके नीचे आ जाएगा p, और बटा यहाँ पे क्या बच जाएगा करड़ी में 2, या इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 बराबर q/p। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि p/q को छोड़कर अगर कोई भी तस्वीर आ जाए, जैसे कि q/p आ गया, यहाँ पे क्या आया था, p/3q आया था, है ना, यहाँ पे क्या आया था, p-3q/q आया था, यहाँ पे क्या आया था, 5q - p/3q, है ना। तो बस इसके बाद ही आपको तुरंत लिखना है क्या, कि करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और q/p क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो अतः कभी भी, मतलब कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए 1/2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया, है ना। तो इसी तरह से आपको ये सारी की सारी सवालें कर लेनी है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप इसमें जो भी एग्जांपल्स हैं या एक्सरसाइज की जो भी सवाल है आप सारी की सारी कर लेंगे ना, मुझे भरोसा है, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो, ठीक है। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी धन्यवाद, ओके, बाय और बाय। और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, द एंड, है ना। और इसका जो एक्सरसाइज है वो मैं करा दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए।